फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक को छूते हैं जो चाइना से शुरू होती है और भारत तक पहुंचती है। अभी आपने देखा होगा, पेपर हमने पढ़ा भी, 2 दिन पहले की 3 दिन पहले की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टिकटॉक ऐप और 59 और अदर कंपनीज पर ब्लॉक लगा दिया है, इनको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक का मतलब होता है कि इनके कोई प्रोग्राम इंडिया का कोई भी पर्सन असेस नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। अब ये जो ब्लॉक लगा है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया है क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। इंफॉर्मेशन बाहर से आती है और बाहर तक जाती है। आज के 19(1)A का स्कोप या 19(1)G का स्कोप अब केवल नेशनली कन्फाइंड नहीं है, बल्कि उसका इम्पैक्ट बाहर भी देखा जा सकता है और बाहर का इम्पैक्ट इंडिया में पड़ता है। ये जो टिकटॉक है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है, इसकी जो ऑरिजिन है, इसमें जो प्रोग्राम जनरेट होता है वो चाइना से होता है। चाइना से प्रोग्राम जनरेट होता है, इंडिया में आता है, स्टोर होता है। इसके लिए इनकी एजेंसी होती है इंडिया में, जिसे इंटरमीडियरी कहते हैं। ये इंटरमीडियरी के थ्रू ये मोबाइल्स या टिकटॉक्स या जितने सोशल मीडिया प्रोग्राम होते हैं वे ट्रांसमिट होते हैं लोगों तक, तो जो और उसको हम रिसीव करते हैं। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, ये 3 पार्ट होता है। और स्टोर भी होता है। जो स्टोर, जैसे जो प्रोग्रामिंग चाइना में होती है, वो इंडिया में उसकी जो इंटरमीडियरी है वो स्टोर करती है, स्टोर करके दिखाती है। ये प्रोफेशन है, ट्रेड एंड प्रोफेशन का पार्ट होता है, जो फॉरेन कंपनीज इंडियन लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, उनके सीईओ वगैरह होते हैं। या हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया ने इस प्रोग्राम को ब्लॉक क्यों किया। इसके पीछे रीजन स्पाइंग का है। इनकी जो प्रोग्रामिंग होती है, चाइना बदनाम है। सुआवे कंपनी है, अलीबाबा कंपनी है, या फाल्ट कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जो बिजनेस करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करती हैं, उसमें ऐसे चिप लगाती हैं जिनकी इंफॉर्मेशन उनके यहाँ से जो प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म है वहाँ तक पहुँचती है और ये सारा लूपहोल लेती है। जो लीकेज होता है उनके चिप्स के थ्रू, उसका एडवांटेज वो ट्रेड में लेती हैं। प्रायर इंफॉर्मेशन मिलती है। जब टेंडर सबमिट करते हैं वो इंडिया में, तो उनका टेंडर काफ़ी लो होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनको इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि कौन कंट्री का कंपनी कितना टेंडर, कितने अमाउंट का टेंडर डालने जा रही है। तो यहाँ से एडवांटेज लेते हैं और ट्रेड करते हैं, सस्ते में करते हैं, सस्ता सामान देते हैं। यही वजह उनके सामान के सस्ता होने का रीज़न है। इसका डिसएडवांटेज हमें मिलिट्री में दिखाई पड़ता है। आर्म फोर्सेस की सारी इंफॉर्मेशन लीक होती है। डिफेंस प्लानिंग वो एडवांस कर लेते हैं। आज इतना बड़ा एडवेंचर वो कर रहा है चाइना, अपनी इसी वजह से चाइना बदनाम है। चाइना की एक कंपनी जो एक कंट्री में ब्लॉक होती है, दूसरे कंट्री में बिजनेस करती है। ये प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज की। उनके पास कोई पैरामीटर नहीं है कि उन्हें रोक सके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। अभी इंडिया में स्टार्टअप इंडिया है या इंडिजिनस इंडिया है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे पैसे जो लगे हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना के लगे हुए हैं। तो एक तरीके से हम जकड़ गए हैं। और जो टिकटॉक सॉफ्टवेयर में जो ब्लॉग करने की बिगिनिंग है,
वो केवल एक छोटा सा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे आइसबर्ग अभी हैं, उसका एक पार्ट है जो ब्लॉक किया गया है। इसके 3 डायमेंशन हैं। पहला तो ये है इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। उसके 69A में जो प्रोविजन दिया गया है कि इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट या डिजिग्नेटेड अथॉरिटी किसी भी सोशल साइट को, किसी भी ऐप को, किसी भी मोबाइल को ब्लॉक कर सकती है अगर उसके ओपिनियन में इट इज अगेंस्ट द नेशनल सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी। तो हमने जो बैन किया है, नेशनल सॉवरेनिटी सिक्योरिटी बैन किया है, और ये कंसोनेंस में है आर्टिकल 19 क्लास 1G ट्रेड एंड प्रोफेशन में हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया है। यही रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी दिए गए हैं। तो पहली तो हमने उस एक्ट में लगाया है, बिल्कुल लीगल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। अपनी डिफेंस, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने का हर कंट्री को राइट है और इंडिया को भी है। इसका दूसरा डायमेंशन ने क्यों लगाया है? एक तो लगाया अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दूसरा चाइना की जो कंडक्ट का स्टेटस है बहुत खराब है, पुअर है। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, अथॉरिटेरियन कंट्री है। कोई इंफॉर्मेशन चाइना की बिना चाइनीज गवर्नमेंट के बाहर नहीं आ सकती, न तो इंफॉर्मेशन जा सकती है। वहाँ पे सारे बाहर के सोशल मीडिया बैन है, ट्विटर बैन है, फेसबुक बैन है। उनका अपना सोशल मीडिया है जो वो देखते हैं और अपनी पब्लिक को दिखाते हैं। वहाँ का एक लॉ है नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017 का, उसके सेक्शन आर्टिकल 7 में ये कंपलसरी है कि वहाँ का जो इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, वो चाहे बाहर की कंपनी हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, वो स्पाई करने में स्टेट एजेंसी को कोऑपरेट करने के लिए बाउंड है। अगर बाउंड नहीं करेगी तो आर्टिकल 14 में उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन होता है। वहाँ के हर ऑर्गेनाइजेशन पर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कम्युनिस्ट पार्टी का सीईओ होता है। सीईओ होता है या सीईओ को कंपनियां रिस्पॉन्ड करते हैं एसेंशियली। इसलिए ज़रूरी था इस पर इसको ब्लॉक करना, क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है, अभी भी जा रही है। अभी बहुत सारी कंपनीज को बैन ब्लॉक होना चाहिए, मगर फिलहाल ये एक बिगिनिंग है। दूसरा जो इसका डायमेंशन है, एक तो मैंने बताया नेशनल लॉ से है, सेक्शन 69A से है। जो तीसरा डायमेंशन है वो इंटरनेशनल लॉ से है, क्योंकि हम WTO के पार्ट है। WTO 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है जो गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, और ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए WTO बनाया गया है, जिसका इंडिया पार्टी है। और सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना हर कंट्री के लिए बाउंड होता है, निगोशिएशन होता है, और अपनी कंट्री को, कंट्री के बिजनेस को, सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके बिजनेस लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। WTO आपको कंपेल करता है जो फॉरेन ट्रेड गुड्स आते हैं या जो आप भेजते हैं, उनका जो टैरिफ होता है वो WTO के नाम से गवर्न होता है। आपके पास कोई अनफेटर्ड डिस्क्रिप्शन नहीं होता। अब चाइना ये थ्रेट कर रहा है कि हम WTO में जाएंगे, क्योंकि WTO का पार्टी चाइना भी है, इंडिया भी है। कुल 164 मेंबर्स हैं WTO में, लगभग सारे ही हैं, कुछ छोटे छोटे कंट्री को छोड़ दीजिए तो अब ये जब जाएगा WTO में, तो WTO में एक प्रोविजन है आर्टिकल 21, एक्चुअली ये गैट का प्रोविजन है, यही अप्लाई करता है WTO पर भी। अगर WTO में कोई डिस्प्यूट हो तो उसका रेजोल्यूशन गैट के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन आर्टिकल 21 में
भी वही प्रोविजन है कि कोई स्टेट किसी फॉरेन बिजनेस एंटिटी पर, किसी इंटरमीडियरी पर बैन लगा सकता है, सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर सकता है अगर उसकी नेशनल सिक्योरिटी को, सॉवरेंटी को डेंजर क्रिएट होता हो तो। अब हमारा जो एक्ट है 2000 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके 69A में को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बने हैं। ये रूल्स 2009 में बने हैं। कुल 9 रूल्स हैं। जब कोई कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट आती पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें नोडल ऑफिसर होता है। नोडल ऑफिसर उसको स्क्रूटनाइज करता है जो कंप्लेंट है, फिर उसको भेजता है वो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास। डिजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास भेजता है। ये अथॉरिटी एक कमेटी के थ्रू उस कंप्लेंट पर डिसीजन ले सकती है और जो इंटरमीडियरी है उसको मिनिमम 48 आवर्स का नोटिस भेजती है, हियरिंग करती है। हियरिंग करने के बाद उसको ब्लॉक कर सकती है। इसमें रूल है, रूल 3 to 9 रूल्स हैं, जिसमें रूल 8 और 9 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल 8 में कमेटी के थ्रू जो कमेटी डिसाइड करती है, जो कमेटी रिकमेंड करती है, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी होती है वो एक्शन लेती है और ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उस सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर देती है। ऑर्डर 8 में इंटरिम ब्लॉक होता है और 48 आवर्स अगर टाइम पास हो जाता है, या तो इंटरमीडियरी अपीयर ना हो या उसका आंसर सेटिस्फैक्ट्री ना हो, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। रूल 9 में इमरजेंसी प्रोविजन है। इमरजेंसी प्रोविजन भी ये होता है कि पहले आपको ब्लॉक कर देंगे, इसके बाद 48 आवर्स की नोटिस देंगे। अगर आपका आंसर सेटिस्फैक्ट्री रहा तो ब्लॉक को हटा देंगे, अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा तो ब्लॉक रिटेन होगा। तो ऐसा लगता है जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है वो रूल 9 में लिया है, क्योंकि ब्लॉक करके तब नोटिस भेजा है। और इसके पास जो रेमेडी होती है उस एंटिटी के पास, इंटरमीडिएट के पास कोर्ट में जाने का होती है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, किसी हाई कोर्ट में भी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी अब देखा गई थी कंपनी, टिकटॉक कंपनी, मगर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने चाइना को मुकदमा लड़ने से मना कर दिया। तो यहाँ पर जो एम्फेसिस है, 3 तरह के लॉज हमने देखा। हमारा लीगल पॉइंट डिस्कस करना है। एक तो 69A रेड विथ 9 रूल्स, स्पेशली रूल 8 and 9। दूसरा है चाइना का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, जिसका सेक्शन 7, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 14 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चाइना का पूरा स्ट्रक्चर ही अम्बिगुअस है। सारा स्फीयर में, वो चाहे बिजनेस का हो चाहे पॉलिटिक्स हो, कम्युनिस्ट पार्टी परवेट करती है। आर्मी ही कम्युनिस्ट पार्टी को अकाउंटेबल होती है, चाहे PLA हो। और जब हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिस्ट पार्टी का CEO जरूरी है, तो नेचुरली किसी भी कंपनी की जो फ्रीडम है वो डूबियस हो जाती है, सिक्रेसी मेंटेन होती है और चाइना की गवर्नमेंट उसको अपने ढंग से मिसयूज करती है। और तीसरा डायमेंशन मैंने बताया आपको कि WTO का आर्टिकल 21 है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, मगर उसमें प्रोविजन दिया गया है कि कोई स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट में उसको ब्लॉक कर सकती है। क्योंकि WTO नया है इसलिए इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा इसका नहीं हो पाया है। फिर भी ये इंडिया के फेवर में जाता है, क्योंकि चाइना को न तो कोई मॉरल राइट है न तो लीगल राइट है। मॉरल इसलिए नहीं है, अभी आप देखिए पार्सल आइलैंड को लेकर के फिलीपींस वाले 2016 में ट्राइब्यूनल का जजमेंट से रिजेक्ट कर दिया था, और वो कहता है इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करता है इंडिया, खुद वो नहीं फॉलो करता मगर हमको सीख देता है। फिर भी अगर हम WTO में वो गया
तो इंडिया का केस स्ट्रॉन्ग केस है। इसलिए इंडिया का जो एक्शन है बिल्कुल लीगल है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो आर्टिकल 19(1)(g) में क्लास 2 में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया इसमें, और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) में जो टिकटॉकर्स हैं ये कह सकते हैं कि आप हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हर्ट होती है, मगर कोई भी जो रिसीवर है कोई कोर्ट में नहीं गया है, इसलिए यहाँ आर्टिकल 19(1)(a) नहीं बल्कि आर्टिकल 19(1)(g) का क्वेश्चन है। और क्लास 6 में स्टेट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में और सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के फेवर में। थैंक यू।